हेलो ऑल, वेलकम टू द PYQ कोड। हमने जो किया था ना अभी तक वो बिहार स्पेशल में जो हिस्ट्री के सवाल आए हैं आज तक BPSC के अलग अलग एग्जामिनेशन में, उसका हमने पार्ट 1 देख लिया है। आज जो है हम उसका पार्ट सेकंड करेंगे और ये पार्ट सेकंड ये इंश्योर करेगा कि आपका जो बिहार का जो हिस्ट्री से रिलेटेड सवाल हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाके इसका पहले पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए। अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नालंदा विहार को किसने डिस्ट्रॉय किया था? तो बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय किया था। बख्तियार खिलजी के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है उसको किसने स्थापित किया था? तो इसको स्थापित करने वाले लोग का नाम क्या था? उनका नाम था धर्मपाल। कि पाला डायनेस्टी के एक रूलर थे, पाला डायनेस्टी के, उनका नाम था धर्मपाल। धर्मपाल उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। इसकी लोकेशन भी पूछ लेता है तो इसकी लोकेशन कहाँ है? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से कुछ रिलेटेड फैक्ट्स जो हैं आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अब देखेंगे क्या कि यह जो यूनिवर्सिटी जो बनाई गई विक्रमशिला, ये एक बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग थी, यानी कि बुद्धिज्म पे फोकस्ड था। पर और ये जो यूनिवर्सिटी है ना, इसको मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय किया। आपको ईयर याद रखना है। तो 1203 एडी में ना, 1203 एडी में बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो कि भागलपुर में है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और वो एक बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग था। अगर हम पाला डायनेस्टी के बारे में कुछ और डिटेल देखें तो जो पाला डायनेस्टी के जो फाउंडर है ना, जिन्होंने इसको स्थापित किया था, उनका नाम था गोपाल। ठीक है। और जो गोपाल की सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने उदंतपुरी यूनिवर्सिटी को बनाया था बिहार शरीफ में। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि अगर विक्रमशिला का लोकेशन ऑलरेडी पूछ चुका है, किसने बनाया वो चुका है, पूछ चुका है। तो उदंतपुरी डायनेस्टी किसने बनाया है? तो उदंतपुरी बनाया है गोपाल ने। कहाँ बनाया है? बिहार शरीफ में। इस बात को याद रखना है। उसके अलावा देखें तो जो धर्मपाल है जिन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई, उनका एक सुपुत्र था, उनका नाम था देवपाल। अब ये जो देवपाल है ना, इस देवपाल ने राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के अमोघ वर्षा को हराया। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी भी काफी फेमस डायनेस्टी थी, उनका एक रूलर था अमोघ वर्षा, उनको हराया धर्मपाल के बेटे देवपाल ने। अगला सवाल देखते हैं। हम यहाँ पे विक्रम यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ लाइंस देखेंगे और पता करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। तो सवाल पूछा है कि इट वॉज लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे बांका डिस्ट्रिक्ट। गलत। हमने अभी क्या पढ़ा था? ये कहाँ लोकेटेड है? ये भागलपुर में लोकेटेड है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। इसको किसने एस्टेब्लिश किया था? किंग गोपाल वन ने? नहीं। किसने एस्टेब्लिश किया था? धर्मपाल ने। DHARM, धर्मपाल ने एस्टेब्लिश करा था। हमने अभी देखा था कि ये बुद्धिज्म का एक इम्पोर्टेंट, हमने देखा था कि बुद्धिज्म का एक इम्पोर्टेंट सेंटर है। हमने देखा था ना। तो अब तो बुद्धिज्म में भी ये क्या है, जो एक उसका वज्रयान सेक्ट है ना, तो बुद्धिज्म का जो वज्रयान सेक्ट है उसका इम्पोर्टेंट सेंटर है। तो ये एक सही स्टेटमेंट है, ठीक है। और उसके अलावा अब क्योंकि ये एक यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे, तो ये स्टेटमेंट क्या है? जेनरिक है। यानी कि एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, लॉ सब पढ़ाए जाते थे, तो ये सही होगा। तो सवाल क्या था कि इन चार में से गलत कौन कौन से हैं? तो पहला और दूसरा गलत था कि भागलपुर में स्टैब्लिश है, ना कि बांका डिस्ट्रिक्ट में। इसको बनाया था धर्मपाल ने, ना कि गोपाल वन ने, ठीक है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को विक्रमशिला महाविहार भी कहा जाता है। और ये क्या हमने देखा कि एक बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर था। किससे रिलेटेड? वज्रयान से रिलेटेड, ठीक है, वज्रयान सेक्ट से रिलेटेड। अभी जो है ये करेंट डे भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ना कि बांका डिस्ट्रिक्ट में। अब जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? पाल डायनेस्टी के धर्मपाल ने। ठीक है। कब की थी? लेट 18th 8th सेंचुरी में, नॉट 18th। जो बुद्धिज्म का जो वज्रयान सेक्ट है ना, वो यहाँ पे फ्लरिश हुआ था। अब जब ये फ्लरिश हो रहा था तो क्या आसपास में कोई और यूनिवर्सिटी नहीं थे? तो एक यूनिवर्सिटी था विच इज कॉल्ड नालंदा यूनिवर्सिटी, वो भी फ्लरिश कर रहा था।
अब ये जो इस यूनिवर्सिटी में, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी है तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे, तो यानी कि लॉजिक भी होगा, लॉ भी हो, ग्रामर होगा, फिलोसफी, सारे सब्जेक्ट्स होंगे। अगला सवाल देखते हैं। एक बुक है उद्वत प्रकाश, तो उद्वत प्रकाश के ऑथर कौन है? उनका नाम है मौली कवि। मौली कवि ने क्या लिखा? उद्वत उद्वंत प्रकाश लिखा। अब ये मौलिक कवि थे कौन? तो मौलिक कवि जो थे वो जगदीशपुर स्टेट के पोएट थे। जगदीशपुर स्टेट से आपको क्या आएगा? कुंवर सिंह जी। ठीक है, तो ये जो बुक जो था ना, उद्वत प्रकाश, ये कुंवर सिंह के बारे में था। ठीक है, कुंवर सिंह के बारे में। उसके अलावा कुछ और किताबें लिखी उद्वत प्रकाश के अलावा मौलिक कवि ने, उनका नाम है उद्वंत विनोद एंड बाघ सिंह। उद्वंत विनोद एंड बाघ सिंह, यानी कि मौलिक कवि कौन थे? उन्होंने 3 किताब लिखा, उद्वंत विनोद, बाघ सिंह एंड उद्वंत प्रकाश। उद्वंत प्रकाश किन पे है? वो बाबू कुंवर सिंह पे है। ये सवाल आया ही इसलिए है क्योंकि ये कुंवर सिंह जी से लिंक है। एंड एज वी नो कि बीपीएससी कुंवर सिंह को बहुत ज्यादा प्यार करता है, करना भी चाहिए। अगला सवाल, वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने पटना कॉलेज को 20 दिन पहले ही छोड़ दिया था अपने एग्जामिनेशन के, जब नन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था? तो आंसर है इसका जयप्रकाश नारायण साहब। हुआ क्या था ना कि जो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हैं, उन्होंने बोला कि इंग्लिश एजुकेशन को गिव अप कर दो, कि भाई क्योंकि हम अंग्रेजी से मुक्ति चाहिए तो हम इंग्लिश एजुकेशन भी छोड़ेंगे। तो इनके इस वॉर क्राई को सुन के जो जयप्रकाश नारायण जी थे वो पटना कॉलेज को छोड़ दिए थे 20 दिन पहले ही एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद। और जब इन्होंने छोड़ा और उसके बाद उन्होंने ज्वाइन कर लिया बिहार विद्यापीठ। ठीक है, बिहार विद्यापीठ ज्वाइन कर लिया। अब जयप्रकाश नारायण जी के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं और उसके अलावा भी कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो जयप्रकाश नारायण जी का बर्थ जो था वो 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में। वहां पे विलेज है, उसका नाम है सितब दियारा, यानी कि सितब दियारा जो कि सारण डिस्ट्रिक्ट में है, वहां इनका बर्थ हुआ था। जवाहरलाल नेहरू के इनविटेशन पे 1929 में जेपी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया क्योंकि जवाहरलाल नेहरू साहब ने उनको रिक्वेस्ट किया। उसके अलावा देखें तो इन्होंने जो है वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का भी गठन किया आचार्य नरेंद्र देव के साथ मिलके। और जब ये पार्टी बनी ना 1934 में, तो उस पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी थे वो हमारे जयप्रकाश बाबू थे। उसके अलावा जो 1974 में इंदिरा गांधी के खिलाफ जो टोटल रेवोल्यूशन हुआ ना, उसको भी जयप्रकाश नारायण साहब ने लीड किया था। और यह जो टोटल रेवोल्यूशन है, इसके कारण ही बना 1977 में जनता पार्टी सरकार बनाती है। ठीक है, जयप्रकाश बाबू का एक नाम है विच इज कॉल्ड लोकनायक, कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण। अब आप कमेंट में बताइएगा कि जन नायक किन्हें कहते हैं। ठीक है, जो बिहार में जो पटना एयरपोर्ट है ना, पटना एयरपोर्ट का नाम जो है वो जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट है, फेमसली कॉल्ड। अब अगला सवाल है कि जयप्रकाश नारायण को और कौन से नाम से जाना जाता है? लोक नायक के नाम से जाना जाता है। जो लोक नायक का टाइटल था ना, किनको दिया गया है? तो वो जयप्रकाश बाबू जी को दिया गया है। अगला सवाल है फिर से कि नन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे किन्हों किस बिहार के किस लीडर ने अपना लिक्विडेटिव प्रैक्टिस छोड़ दिया था? तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। ये जो थे राजेंद्र बाबू एक लॉयर थे, तो इन्होंने अपने लॉयर की प्रैक्टिस को छोड़ दिया था नन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे। अब ये बताएंगे कि नन कॉपरेशन मूवमेंट कौन से साल में हुआ था? आप कमेंट करेंगे। अब राजेंद्र बाबू के बारे में कुछ हम फैक्ट्स देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो इनका जो बर्थ हुआ था वो बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। इनका काफी इम्पोर्टेंट रोल था जब 1906 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस बनती है। ठीक है, जो जयप्रकाश बाबू जो होते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं 1911 में। कहाँ पे ज्वाइन करते हैं? तो कांग्रेस का जो कलकत्ता में सेशन चल रहा था ना, वहां पे जयप्रकाश बाबू ज्वाइन करते हैं। और जब ये जयप्रकाश बाबू कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं तो उस समय जो कांग्रेस को जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका नाम है बिशन नारायण दर। तो बिशन नारायण दर जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे तब इन्होंने 1911 में जयप्रकाश राजेंद्र बाबू ने कांग्रेस को ज्वाइन किया।
महात्मा गांधी ने जब बिहार विद्यापीठ की स्थापना कर दी, तो जो राजेंद्र बाबू जो थे उनके प्रिंसिपल बने। तो बिहार विद्यापीठ के प्रिंसिपल भी ये रहे। बिहार विद्यापीठ को स्थापित किसने किया? महात्मा गांधी जी ने किया। राजेंद्र प्रसाद जी को अजात शत्रु भी कहा जाता है, यानी कि जिसका मतलब होता है वैसे व्यक्ति जिनका कोई भी दुश्मन नहीं है, इसलिए ये अजात शत्रु हैं। उसके अलावा ये पटना म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन भी रहे। 1946 में जब अंतरिम सरकार बनी ना, तो उसमें फूड और एग्रीकल्चर जो मिनिस्ट्री थी उसके ये मिनिस्टर भी रहे। जब राजेंद्र प्रसाद मरने के पहले के कुछ उनके आखिरी दिन जो थे, उन्होंने पटना में जो सदाकत आश्रम है, उस सदाकत आश्रम में इन्होंने व्यतीत किया। उसके अलावा ये एक अच्छे लिटरेचर ऑथर भी थे, तो इन्होंने कुछ किताबें लिखी, जैसे कि एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, इंडिया डिवाइडेड, इकोनॉमिक्स ऑफ खादी, पटना लॉ वीकली, देश मैगजीन। अब देखिए, जो इकोनॉमिक्स ऑफ खादी है ना, इसको आप अपने इकोनॉमी के मेंस में भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, जो पर्सनैलिटी वाला सवाल आता है मेंस में, आप वहां भी लिख सकते हैं। अगला सवाल, जो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जो कि भारत के पहले प्रेसिडेंट बने थे आजादी के बाद, तो उसके अलावा इन्होंने और कौन सी पोस्ट को हेल्ड किया? तो ये कौन थे? तो ये पटना म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन भी रहे थे। पटना म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन भी रहे थे। अगला सवाल, महात्मा गांधी, एक किताब है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस, तो ये किताब जो है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस, इनके ऑथर कौन है? तो ऑथर जो है इनके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। आप एक चीज पैटर्न देख रहे हैं कि महात्मा गांधी पे बहुत सारी किताबें आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में मिलेगी जिन्होंने लिखा है। तो अगर एग्जामिनेशन में सवाल आ जाए और आपको कुछ याद ना आए और सवाल में किताबों में महात्मा गांधी का जिक्र रहे, तो अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ऑप्शंस के द्वारा जा सकते हैं। तो महात्मा गांधी बिहार एंड सम रेमिनिसेंसेस बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कुछ और जो किताबें लिखी उसमें क्या था, हमने ऊपर देखा था, इंडिया डिवाइडेड थी, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, सत्याग्रह इन चंपारण, ये सवाल बन सकता है कि सत्याग्रह इन चंपारण किसने लिखा। उसके अलावा देखिए, साहित्य, शिक्षा और संस्कृति, साहित्य, शिक्षा और संस्कृति, सत्याग्रह इन चंपारण, इसको आप मेंस में इस्तेमाल कर सकते हो। इंट्रोडक्शन में बीपीएससी चंपारण सत्याग्रह पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। एज पर द बुक ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सत्याग्रह इन चंपारण, चंपारण में ये घटनाएं हुई थी, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद साहब की एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है आत्मकथा। आत्मकथा, और इन्होंने इसको कब लिखी थी? जब वो पटना में जो बांकीपुर जेल है ना, जब वहां पे 3 साल का टर्म काट रहे थे, तब इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा लिखी। जब हम लिटरेरी चीजें देख ही रहे हैं, तो हम जयप्रकाश बाबू का भी कुछ लिटरेरी वर्क देख लेते हैं, क्योंकि बिहार के इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। तो लोक स्वराज्य, इनसाइड लाहौर फोर्ट, आमने सामने फेस टू फेस, कारवाज की कहानी, कारवाज की कहानी, टोटल रेवोल्यूशन पे भी किताब लिखी उन्होंने जिसको संपूर्ण क्रांति कहा जाता है, स्वराज फॉर द पीपल, लोगों के लिए स्वराज चाहिए, लोगों के लिए आजादी चाहिए, सोशलिस्ट टू सर्वोदया, सोशलिज्म टू सर्वोदया। अब इस बुक को भी, सोशलिज्म टू सर्वोदया को भी, जब महात्मा गांधी पे क्वेश्चन आए या जेपी पे क्वेश्चन आए, तो आप इस बुक को कोट कर सकते हैं। उसके अलावा कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक कहा जाता है। जब भारत आजाद हुआ, तो आजादी के बाद जो बहुत सारे सीएम रहे, उसमें कर्पूरी ठाकुर जो है बिहार के 2 बार चीफ मिनिस्टर बने हैं, 2 बार, ठीक है। जो एक फॉर्मूला आया था 26% रिजर्वेशन का बैकवर्ड कास्ट के लिए बिहार में, वो इन्हीं से रिलेटेड है। कर्पूरी ठाकुर जो है, उन्होंने एक पोएम लिखी, बहुत ही फेमस पोएम थी, इसका नाम था हम सोए वतन को जगाने चले हैं। हम सोए वतन को जगाने चले हैं, कि भाई हम तो सुतल रह गए, पर हम जा रहे हैं वतन को जगाने। ये जो आजकल के है ना, ये अच्छा बुक था, पढ़ सकते हैं इनको, पोएम था, सॉरी। जो अगला सवाल है कि पटना में कौन से सिख गुरु का बर्थ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह जी का बर्थ हुआ था, ठीक है। जो गुरु गोविंद सिंह जी जो थे ना, वो सिख के 10वें गुरु थे, ठीक है।
और ये पटना में 22 दिसंबर 1666 को इनकी बर्थ हुई थी। और ये जो थे गुरु तेग बहादुर सिंह जी के नौवें बेटे थे। सॉरी, जो गुरु तेग बहादुर सिंह जो नौवे सिख गुरु थे ना, उन नौवे सिख गुरु के ये बेटे थे। इनको जो है ना असैसिनेट कर दिया जाता है, यानी कि मार दिया जाता है बाई जमशेद खान एंड वसील बेग 1708 में। जमशेद खान एंड वसील बेग इनको मार देते हैं। अगला सवाल है कि इनमें से जो कौन से जो पीजेंट लीडर जो थे वो बिहार से थे। तो स्वामी विद्यानंद थे, जी हाँ थे। स्वामी सदानंद सरस्वती थे, हाँ थे। पर सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ थे? बारदोली इसके लिए थे। तो ये थर्ड ऑप्शन नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? 1 एंड 2। और जब हम स्वामी सहायानंद सरस्वती के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो इनका जो ओरिजिनल नेम था वो था नौरंग राय, और ये उत्तर प्रदेश के थे, ठीक है। पर इनका वर्क एरिया कहाँ का था? बिहार का था। देख रहे हो, यहाँ भी इंटर रिलेशन दिख रहा है, यूपी बिहार में हर जगह आजकल भी चल रहा है ना, ठीक है। अगर इनके बारे में कुछ और बातें देखें, तो जो स्वामी सहायानंद सरस्वती ए नौरंग राय, इनका जो पहला आश्रम जो था वो साहबाबाद के सिमरी विलेज में था। और जो दूसरा आश्रम था वो पटना में एक जगह है बीटा, पटना डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है बीटा, वहां था। पहला आश्रम कहाँ था? साहबाबाद के सिमरी विलेज में। दूसरा जो था पटना के बीटा जगह पे। उसके अलावा जो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का जो पहला सीटिंग होता है ना, जो कहाँ होता है? सोनपुर में होता है 1929 में, ठीक है। उसको प्रिसाइड किया गया था इन्हीं के द्वारा। जो दूसरा जो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा हुआ ना, वो गया 1934 में हुआ था, और जिसको प्रिसाइड किया था पुरुषोत्तम दास टंडन ने। और वहीं जो तीसरा जो सभा हुआ था, जो कि हाजीपुर में हुआ था 1935 में, उसको फिर से प्रिसाइड किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है किसान सभा वाला, पीपीएससी से सवाल पूछता है, तो आप याद रखेंगे कि पहला में कौन था प्रेसिडेंट? स्वामी सहायानंद सरस्वती। कब हुआ? 1929 में। दूसरा में प्रेसिडेंट कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। कहाँ हुआ था? गया में 1934 में। तीसरा में कहाँ हुआ था? हाजीपुर 1935 में। प्रेसिडेंट कौन थे? स्वामी सहायानंद सरस्वती। उसके अलावा 1937 से 39 के बीच में ना, जो नौरंग राय जी थे, यानी कि जो सरस्वती साहब थे, उन्होंने बिहार में भक्षत मूवमेंट को भी लीड किया। जब हम भक्षत की बात कर रहे हैं, तो भक्षत का मतलब क्या होता है? भक्षत का मतलब होता है सेल्फ कल्टिवेटेड, वैसा जमीन जिसपे खुद से खेती की जाती हो। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि बिहार टेनेसी एक्ट पास हुआ और भक्षत लैंड टैक्स पास हुआ, ठीक है। उसके अलावा देखे तो कि पटना में जो बीटा जगह है ना, जहाँ पे इन्होंने अपना दूसरा आश्रम खोला था, उन्होंने वहां पे एक सक्सेसफुल स्ट्राइक लीड किया डालमिया शुगर मिल के में। 1936 में जब ऑल इंडिया किसान सभा बनती है लखनऊ में, तो उसके जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो हमारे किसान प्राण स्वामी सहजानंद सरस्वती जी बनते हैं। और उसके जो जनरल सेक्रेटरी होते हैं वो एनजी रंगा होते हैं। एनजी रंगा क्या होते हैं? जनरल सेक्रेटरी होते हैं। अगर हम बात करें थोड़ी और, तो 1940 के अप्रैल महीने में जो सरस्वती साहब थे, इनको ब्रिटिशर्स जो है वो अरेस्ट कर लेता है। और जब 19 अप्रैल को जब इनको अरेस्ट किया जाता है ना, 19 अप्रैल को, तो उसी दिन को अभी हम स्वामी सहजानंद डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 19 अप्रैल को हम स्वामी सहजानंद डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। उसके अलावा जो 28 अप्रैल है, 28 अप्रैल को स्वामी सहजानंद डे डिक्लेयर किया जाता है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। यानी कि 19 अप्रैल को जब उनका अरेस्ट हुआ था, तो उनको स्वामी सहजानंद डे से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन उसके अलावा सेम महीने में 28 अप्रैल को जो है सुभाष चंद्र बोस जी ये बोलते हैं कि 28 अप्रैल जो है एज पर सुभाष चंद्र बोस वो स्वामी सहजानंद डे है। तो यानी कि 2 बार है, ये याद रखना। अगला सवाल है कि पीजेंट मूवमेंट यानी कि जो किसानों का मूवमेंट था दरभंगा राज्य में, वो कौन लीड कर रहे थे? तो उनका नाम था स्वामी विद्यानंद। जब हम स्वामी विद्यानंद की बात कर रहे हैं ना, तो ये जो दरभंगा राज्य में लीड कर रहे थे वो बिहार के लार्जेस्ट जमींदारी वाला एरिया था, ठीक है। अब ये प्रोटेस्ट इसीलिए हुआ था दरभंगा राज्य में
क्योंकि हुआ क्या था कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद ना उसके बहुत सारे इफेक्ट बढ़ गए आ गए थे। इसका कारण क्या हुआ कि जो लोग हम कंज्यूम करते हैं खाने का सामान ना, उसकी दाम बढ़ गई थी, पर जो उनकी सैलरी थी, जो किसानों का वेजेस था, वो सेम रह गया, बाकी बढ़ गया। यानी कि इन्फ्लेशन तो आया, पर उनका एज पर इन्फ्लेशन डियरनेस अलाउंस, जिसको हम डीए बोलते हैं, वो नहीं बढ़ा, ये कह सकते हैं। अगला सवाल कि बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की बिहार के अंदर? तो उनका नाम है श्री कृष्ण सिंह। जब हम अगला सवाल देखते हैं कि सेम, फिर से सेम सवाल है कि बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की? श्री कृष्ण सिंह जी ने की। अगला सवाल है कि एक न्यूज़पेपर जो है मदरलैंड, जिसको शुरू किया गया 1921 में, इसका काम था हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में बातें फैलाना और गांधीयन आइडियोलॉजी के बारे में फैलाना। पर ये जो न्यूज़पेपर है, इसको स्टार्ट किन्होंने किया था? तो उनका नाम है मजरूल हक साहब ने इसको स्टार्ट किया था, मदरलैंड को। जब हम मजरूल साहब की बात करते हैं, तो ये जो थे सदाकत आश्रम से 1921 में मदरलैंड न्यूज़पेपर नामक को स्टार्ट करते हैं। इनको जो है ना जेल भी भेजा गया जब इन्होंने इस मैगजीन में आर्टिकल लिखी। जब हम मौलाना मजरूल हक की बात कर ही रहे हैं, तो इनके पिताजी का नाम था शेख अहमदुल्ला। ठीक है, शेख अहमदुल्ला। इनको जो है देशभूषण, देशभूषण फकीर का टाइटल मिला। मौलाना मजरूल हक को देशभूषण और फकीर जैसे टाइटल से नवाजा गया। ये जो बुक, अगला सवाल, एक किताब लिखी गई जो कि ब्रिटिश पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करती है, जिस बुक का नाम है गरीब हिंदुस्तान। इस किताब को ना बिहार में 1930 में बैन कर दिया गया था। तो ये जो किताब है गरीब हिंदुस्तान, इसको 1930 में बिहार में बैन कर दिया गया। इस किताब के लेखक कौन है? तो उनका नाम है मोहम्मद वाली हसन। तो मोहम्मद वाली हसन साहब ने एक किताब लिखी जिसका नाम है गरीब हिंदुस्तान, पर इसको 1930 में बिहार में बैन कर दिया गया क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करती थी। अगला सवाल है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पे एक किताब लिखी गई, 100 ईयर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस किताब के एडिटर कौन है? इसका नाम है पीएन ओझा। ये करंट अफेयर्स उस साल न्यूज में था, इसलिए क्वेश्चन आया था। पीएन ओझा, 100 ईयर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगला सवाल है कि जो बिहार नेशनल कॉलेज है और उसकी बिल्डिंग जो बिहार विद्यापीठ है, उसका इनॉग्रेशन किसने किया? तो महात्मा गांधी जी ने किया। बिहार विद्यापीठ और बिहार नेशनल कांग्रेस का इनॉग्रेशन महात्मा गांधी जी ने किया। जब महात्मा गांधी जी की बात कर ही रहे हैं, तो साथ में ऑप्शंस में और कुछ देख लेते हैं कि जब हम बिहार विद्यापीठ की बात करते हैं ना, तो जो मौलाना मजरूल हक थे उनको चांसलर बनाया गया। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद को प्रिंसिपल और वाइस चांसलर बनाया गया, और बाबू ब्रज किशोर प्रसाद को वाइस चांसलर बनाया गया। किस चीज का? बिहार विद्यापीठ का। तो आपसे सवाल पूछ दे कि बिहार विद्यापीठ के चांसलर किन्हें बनाया गया? तो मजरूल हक साहब को। बिहार विद्यापीठ का वाइस चांसलर किसे बनाया गया? किशोरी प्रसाद को। और प्रिंसिपल एंड रजिस्ट्रार किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू को बनाया गया। अब जो मोस्ट पॉपुलर लीडर थे उस टाइम के, जिनका नाम था अनुग्रह, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, वो जो थे वो बिहार विद्यापीठ में प्रोफेसर थे, और वो आगे चल के बिहार के पहले डिप्टी सीएम भी बनते हैं। जैसे देखते नहीं हो, जब आप कॉलेजेस जाते हो, कॉलेजेस में पढ़ते हो, तो आपके एक एचओडी रहते हैं, प्रिंसिपल रहते हैं, पर आपके कॉलेज में ना एक बहुत ही फेमस टीचर होते हैं। तो वही फेमस टीचर थे डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह जी। अगला सवाल, एक हिंदी वीकली शुरू करी गई, ठीक है, 1940 में, जिसका काम था किसानों और पीजेंटों के माउथ पीस बनना, कि उनकी जो समस्याएं हैं ना उनके बारे में बताना। तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था हुंकार। तो अब ये बताएंगे कि हुंकार जर्नल किसने शुरू किया? तो हुंकार जर्नल जो था स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने शुरू किया था 1940 के समय। अब जब ये शुरू किया था तो उनके साथ में और भी लोग थे, जिसका नाम था यमुना करजे, राहुल सांकृत्यायन, ये भी लोग जो थे उनके साथ में थे। अगले सवाल की बात करते हैं कि बिहार के किस शहर में मीर कासिम द्वारा मुर्शिदाबाद की जगह पे कैपिटल बनाया गया था? वो मुंगेर। यानी कि हुआ क्या था कि जो मीर कासिम था ना, मीर कासिम ने क्या किया
कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी शिफ्ट कर दी। मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी शिफ्ट करने वाला व्यक्ति का नाम कौन था? वो था मीर कासिम। मुर्शिदाबाद टू मुंगेर, आप इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल कि जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ ना, तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद कौन सी ट्रीटी साइन करी गई? तो आंसर है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब जो बैटल ऑफ बक्सर होता है ना, वो 1764 ईस्वी में होता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बात करते हैं, प्लस वर्सेस वर्सेस द कंबाइंड आर्मी ऑफ मीर कासिम, जो कि बंगाल का नवाब था, शुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था, और शाह आलम टू जो कि मुगल एम्पायर था। तो ये तीनों एक तरफ थे और ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश वाली एक तरफ थी, और 1764 में एक युद्ध होता है। इसमें क्या होता है कि ब्रिटिशर्स जो होते हैं बैटल ऑफ बक्सर में जीत जाते हैं, और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है 1765 में। और जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हो रही होती है ना, तो वो दो लोगों के बीच में होती है। एक होता है रॉबर्ट क्लाइव और दूसरा होता है शाह आलम टू। सवाल पूछ सकता है अगला आपसे कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किन किन के बीच हुआ? अगर नाम दे दे तो रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम टू, ठीक है। अब इस ट्रीटी से हुआ क्या कि कंपनी को जो है ना, बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी राइट मिल गया, कि अब क्या है ना कि जाके वहां पे रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको दीवानी राइट मिल गया है। कहाँ कहाँ का? बीबीओ का, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। ये जो है वन ऑफ द मेन रीजन बना ब्रिटिश के पावर के कंसोलिडेशन का इंडिया में। अगला सवाल है कि जो भक्षत मूवमेंट है बिहार में कौन से साल में स्टार्ट हुआ? तो 1938 में भक्षत मूवमेंट स्टार्ट हुआ। किनके अंदर हुआ था? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1938 में हुआ था। भक्षत का मतलब होता है सेल्फ कल्टीवेटेड, कि मान लो कि आपके गांव में आपके पास जमीन है, तो अगर जमीन पे आप खुद खेती करते हो ना, तो उसका नाम है भक्षत कहा जाता है। अब यह जो मूवमेंट का रिजल्ट क्या हुआ कि बिहार टेनेंसी एक्ट पास हुई टीनेंट को बचाने के लिए, और भक्षत लैंड टैक्स पास हुआ, ठीक है। अब ये जो मूवमेंट चल रहा था, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लीडर थे, जैसे कि करयानंद शर्मा, यदुनंद शर्मा, जमुना करजे एंड राहुल सांकृत्यायन। अगला सवाल कि जो 1937 से 38 के बीच में जो भक्षत मूवमेंट हुआ था, तो वो किन के अंदर हुआ था? तो वो जो हुआ था वो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के अंदर हुआ था। अगला सवाल, बिहार दिवस जो कि 22 मार्च को हम मनाते हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो उसका सिग्निफिकेंस ये है कि 1912 में जब बिहार को बंगाल से अलग किया गया था, इसीलिए हम मनाते हैं। ये कब से मनाते हैं? तो ये हम 2010 से मनाते हैं। अब आप ये बताइएगा कि बिहार जो है वो बंगाल का पार्ट कौन से साल में बना था? कमेंट सेक्शन में। अगला सवाल कि कौन सा ब्रिटिश ऑफिसर जो था, उसने ये रिपोर्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, भारत सरकार को, कि जो पटना में मुस्लिम्स हैं, वो 64वें नेटिव इन्फेंट्री जो कि पेशावर में है, उनके उनको वो अर्ज कर रहा है कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ फाइट करें। तो वो थे रॉबर्ट मॉन्टी गोमीरो। तो हुआ क्या ना कि जो रॉबर्ट मॉन्ट गोमीरो थे, उनको ये पता चला कि पटना में जो मुस्लिम्स हैं ना, वो करस्पॉन्डेंस भेज रहे हैं, इनके तार भेज रहे हैं, लेटर भेज रहे हैं पेशावर में जो 64वां नेटिव इन्फेंट्री है उसको, कि आप जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवॉल्ट कर दीजिए। उनका नाम था रॉबर्ट माउंट गोमेरी, ठीक है। अगला सवाल कि पटना सिटी में क्यूट इंडिया मूवमेंट को कौन लीड कर रहे थे? तो उनका नाम था सबल्टेरियन सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी कि सब लोग नहीं थे, सब अल्टीरियन, यानी कि वैसे लोग जो कि लोअर सोशल क्लास से बिलोंग करते हैं, या फिर वैसे सोशल ग्रुप्स जो कि जिनका डिस्प्लेसमेंट हो गया है, या फिर मान लो कि ये एक सोसाइटी है, यहाँ पे मेन चंक रहता है जिनके पास पावर है, और जो इसकी आउटर बाउंड्री पे है ना, इस आउटर बाउंड्री पे जो लोग रहते हैं उनको कहा जाता है सब एल्टरन सेक्शन। अब ये जो सब एल्टरन सेक्शन जो थे, यही लीड कर रहे थे पटना सिटी में क्यूट इंडिया मूवमेंट को, ठीक है। उसके अलावा कुछ और फैक्ट्स देखें क्यूट इंडिया मूवमेंट के बारे में, तो पटना में यह 11 अगस्त 1942 को हुआ था, और इसी दिन अनुग्रह नारायण सिंह जी को अरेस्ट कर लिया गया था। इसके कारण जो बिहार पटना के जो स्टूडेंट थे वो ट्रिगर हो गए, और सेक्रेटारिएट बिल्डिंग के
तरफ जाने लगे प्रोटेस्ट करने के लिए। अब और ये कोशिश करने लगे कि वहां पे तिरंगा फहराया जाएगा सेक्रेटारिएट के ईस्ट गेट पे, ईस्ट गेट पे। ठीक है, बट रिजल्ट क्या हुआ कि 7 लोगों की शहीदी, 7 लोगों को शहीदी मिली। ठीक है, शहीद हो गए 7 लोग। अगला सवाल की बात करते हैं कि बिहार के वो कौन से लीडर थे जो कि हमौंड कमीशन रांची में अपीयर हुए थे। बिहार के वो कौन से लीडर थे जो कि रांची में जब हमाउंट कमीशन बैठा था उसके लिए अपीयर हुए थे। उनका नाम था बाबू जगजीवन राम, यानी कि जो बाबू जगजीवन राम जी थे वो हमाउंट कमीशन के लिए अपीयर हुए थे। तो अगला सवाल आपसे ये बन सकता है कि हमाउंट कमीशन कहाँ बैठा था? रांची में बैठा था। दूसरा, ये क्यों बैठा था? तो दलित्स के लिए वोटिंग राइट के लिए ये हेमॉन्ड कमीशन बना था। बिहार से कौन प्रेजेंट हुए थे? बाबू जगजीवन राम जी प्रेजेंट हुए थे। ठीक है, कब ये इवेंट कब की बात है? तो ये जो हेमॉन्ड कमीशन जो था वो 1935 की बात है। ठीक है, और ये पहली बार था जब हेमॉन्ड कमीशन 1935 में बैठा ना, तो ये पहली बार था जब दलितों के वोटिंग राइट के लिए रेज किया गया। तो सवाल, अगला सवाल ये भी बन सकता है कि दलितों के लिए पहली बार वोटिंग राइट के लिए कब रेज किया गया? तो 1935 में रेज किया गया, हेमॉन्ड कमीशन के सामने अरेज किया गया। जगजीवन राम जी को नाम दिया गया समटाइम्स कॉल्ड बाबूजी। क्या नाम दिया गया? बाबूजी दिया गया। अब जगजीवन राम जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देख लेते हैं। तो जो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस जो 1934-35 में बना ना, तो उसके बनने में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा 1937 में जब इलेक्शंस हुए थे तो उस इलेक्शंस में बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी इनका चुनाव हो गया था। और जब इंडिया का पहला कैबिनेट बना ना, इंडिया के पहले कैबिनेट में, उसमें ये जगजीवन राम जी लेबर मिनिस्टर यानी कि श्रम के लिए, श्रमिकों के लिए मिनिस्टर बने गए। हुआ क्या कि 1977 में ये जो है वो कांग्रेस को छोड़ देते हैं 1977 में। अब बताओ कि 1974 में क्या हुआ था, कमेंट में बताएंगे। और जब 1974 में जब ये कांग्रेस को छोड़ते हैं ना, सॉरी, जब 1977 में जब ये कांग्रेस को छोड़ते हैं तो जाके उसके बाद ये ज्वाइन कर लेते हैं किसको? जनता पार्टी को। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। जब अगला सवाल की हम बात करते हैं तो 1928 में रविदास सभा बिहार में कौन बनाते हैं? तो उनका नाम है जगजीवन राम जी। तो जगजीवन राम जी हैं 1928 में बनाते हैं क्या? रविदास सभा। रविदास सभा कौन बनाते हैं? जगजीवन राम जी बनाते हैं। कब बनाते हैं? 1928 में बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? बिहार में बनाते हैं। अगला सवाल की बात करते हैं कि इनमें से कौन से जो व्यक्ति थे उन्होंने बिहार में ब्रिटिशों के खिलाफ बैटल ऑफ बक्सर के बाद तुरंत ही रिबिलियन कर दिया था। कि हुआ क्या कि 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, जिसके बाद इलाहाबाद ट्रीटी साइन होती है, और उस इलाहाबाद ट्रीटी के अंदर बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी राइट्स यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन का राइट मिल जाता है ब्रिटिशरों को। पर इससे खुश नहीं हुए बिहार के एक लीडर, तो उन्होंने क्या किया, तुरंत इस रिवॉल्ट के बाद बिहार में प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। उस व्यक्ति का नाम था महाराजा फतेह बहादुर शाही। तो महाराजा फतेह बहादुर शाही कौन थे? तो ही वॉज द पर्सन जिन्होंने बिहार के अंदर बैटल ऑफ बक्सर के बाद रिबिलियन कर दिया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। जब हम महाराजा फतेह बहादुर शाही की बात करते हैं ना, तो ये ये जो थे सारण एरिया में काफी फेमस थे, जब जहां पे इन्होंने फतेह शाही रिवॉल्ट को लीड किया था। अब ये फतेह शाही रिवॉल्ट किसको कह रहे हैं? तो जो 1764 में जो बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो रिवॉल्ट हुआ था ना, उसी रिवॉल्ट को फतेह शाही रिवॉल्ट कहा जाता था। कहाँ पे हुआ था? ये सारण एरिया में हुआ था। ठीक है, इस रिवॉल्ट को इन्होंने 23 साल तक लीड किया। देख रहे हो डिटर्मिनेशन आप? ब्रिटिशर्स, जब ये रिवॉल्ट चल रहा था ना, तो ब्रिटिशर्स कहा करते थे कि ट्रबल क्रिएटेड बाई पेशवा इज नथिंग एज कंपेयर टू गुरिल्ला वारफेयर ट्रबल क्रिएटेड बाई फतेह बहादुर शाही। तो अब से मैं समझ रहा हूँ कि बिहार कितना स्ट्रांग होल्ड था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, कि ब्रिटिशर्स को यह कहना पड़ गया कि जो पेशवा लोग जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं महाराष्ट्र वाले एरिया में, उससे ज्यादा समस्याएं ये जो गुरिल्ला वारफेयर जो है फतेह बहादुर शाही चला रहे हैं बैटल ऑफ बक्सर के बाद, ये समस्या पैदा कर रहा है। तो जब हम बैटल ऑफ बक्सर की बात करते हैं तो बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ कब हुआ? तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। क्या हुआ? बैटल ऑफ बक्सर हुआ।
इस बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो कंबाइंड फोर्सेस था मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम टू को उनको हरा दिया। और जो ब्रिटिशर्स आर्मी को जो लीड कर रहा था उसका नाम था हेक्टर मुनरो। अब देखो यहाँ पे एक टेक है कि जब बैटल ऑफ बक्सर चल रहा था ना तब हेक्टर मुनरो लीड कर रहा था, लेकिन जब बैटल ऑफ बक्सर खत्म हुआ उसके बाद जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई ना उसको साइन करने रॉबर्ट क्लाइव आए थे। तो इस बात का ध्यान देना है कि जब लड़ाई चल रहा था तब हेक्टर मुनरो थे, पर जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुआ तब वो रॉबर्ट क्लाइव साहब थे। अगला सवाल, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय पे जो सेवन मात्रियात जो बनाया गया जो बीएन कॉलेज के थे, ठीक है, उनमें से कौन कौन से थे? तो जो सेवन मटेरियल हम सारे साथियों के नाम देख लेते हैं। तो ऑप्शन में से जगपति कुमार साहब थे, जो ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे जगपति कुमार साहब जो थे उस 7 लोगों में से थे जो बीएन कॉलेज के थे। उसके अब देखें, अब उसके अलावा अदर मार्टियर्स कौन थे? हमने देखा कि जगपति कुमार तो थे 7 मार्टियर्स में थे, उसके अलावा 6 मार्टियर्स कौन थे? एक थे उमाकांत प्रसाद सिंह, रामनंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, देवी पद्दा चौधरी, राजेंद्र सिंह एंड राम गोविंद सिंह। तो अब नाम बता दीजिए कौन कौन से थे, हमने क्या क्या नाम देखा? जगपति कुमार, उमाकांत, रामनंदन सिंह, सतीश प्रसाद झा, देवी पाड़ा चौधरी, राजेंद्र सिंह एंड राम गोविंद सिंह जी थे। अब देखिए, अब ये जो हम जिस जिस इवेंट की बात कर रहे हैं तो हुआ क्या था कि ये सारे के सारे स्टूडेंट थे वो बीएन कॉलेज के थे, ठीक है। हुआ ये था कि 11 अगस्त 1942 को जो विद्यार्थी थे, जो बीएन कॉलेज के 7 विद्यार्थी, वो पटना से सचिवालय के जो उसका ईस्ट गेट है ना, ईस्ट गेट के तरफ जाके झंडा फहराना चाह रहे थे। उस समय एक क्रूर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर था पटना का जिसका नाम था डब्ल्यू जी आर्चर। उस डब्ल्यू जी आर्चर ने ऑर्डर दे दिया कि गन फायर कर दो, उसमें ये बच्चे मारे गए। अगला सवाल, कौन से साल में कौन से साल में जो अलीगढ़ का बिहार एक्सपेडिशन खत्म हुआ? तो हुआ 1759 में अलीगढ़ का बिहार एक्सपेडिशन खत्म हुआ। हुआ ये था, अब देखते हैं कुछ बारे में। अब जब हम अलीगढ़ की बात कर रहे हैं तो अलीगढ़ का जो 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 एक और नाम था उसका नाम था शाह आलम टू। शाह आलम टू और अलीगढ़ क्या है? सेम व्यक्ति हैं। अगर आप सवाल यही पूछ सकता है कि क्या अलीगढ़ मुगल एम्पायर था, तो हाँ था, क्योंकि मुगल शाह आलम टू का एक और नाम क्या था? अलीगढ़ था, ठीक है। और ये जो था आलमगीर टू का औलाद था और आलमगीर टू का बेटा था। हुआ ये था कि शाह आलम जो टू ए अलीगढ़, ये जो था अपने वजीर के डर से उसने रिफ्यूजी ले लिया शुजाउद्दौला जो अवध के थे उनके साथ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अभी जब तीसरा युद्ध चल रहा था तो उसमें मुगल एम्पायर कौन था? तो वो शाह आलम टू ही था। तो ये भी सवाल आता है कि जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था तो मुगल एम्पायर कौन था? तो वो शाह आलम टू था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कितने दिन के बीच में हुआ? तो मराठा के बीच में हुआ और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ। ये जो शाह आलम टू ए अली गौहर, इसने भी 1764 के बैटल ऑफ बक्सर में पार्टिसिपेट किया। तो अगला सवाल है, तो इसके अलावा कौन कौन लोग थे? तो वो अवध का जो नवाब था शुजा-उद-दौला और जो बंगाल का नवाब था मीर कासिम, वो भी इसके साथ लड़ रहे थे। और अंग्रेजों के लिए कौन लड़ रहा था? हेक्टर मुनरो। पर जब युद्ध खत्म हुआ उसके बाद जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। अगला सवाल, कौन से साल में, इन विच ईयर, बिहार का जो डिप्टी गवर्नर है उसको बनाया गया अली वर्दी को? तो अली वर्दी खान जो था उसको कौन से साल में बिहार का डिप्टी गवर्नर बनाया गया? तो वो 1733 में बनाया गया। 1733 में हुआ क्या था कि बिहार को जो है ना बंगाल का पार्ट बना दिया गया। अब जैसे ही बिहार को बंगाल का पार्ट बना दिया गया ना तो बिहार में एक डिप्टी गवर्नर का पोस्ट क्रिएट हुआ और उसको बनाया गया अली वर्दी को। हुआ ये था कि जब 1732 में हुआ क्या था कि जो मुगल एम्पायर जो मोहम्मद शाह था, ये भी सवाल बन सकता है कि जब बिहार को बंगाल का पार्ट बनाया गया तब मुगल एम्पायर कौन था? मोहम्मद शाह था, ठीक है। उसने बिहार को बंगाल सूबा में ऐड कर दिया
और अलीवर्दी खान को 1733 में उसका डिप्टी नवाब बना दिया। अगला सवाल, 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया? तो वो खोला गया पटना में। तो 1835 में पहला जिला स्कूल खोला गया पटना में, जो कि मॉडर्न एजुकेशन की नींव रखी गई। हुआ ये कि 7 मार्च 1835 को क्या हुआ कि 7 मार्च 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिंक का जो रेजोल्यूशन था, वो रेजोल्यूशन पास होता है। उस रेजोल्यूशन का बेसिस क्या था कि इंडिया में ना इंग्लिश एजुकेशन को लेके आना है। इसका रिजल्ट ये हुआ कि बहुत सारे जिला स्कूल खोले गए। कहाँ कहाँ खोले गए? पटना में खोले गए, आरा में खोले गए और छपरा में खोले गए। उसके अलावा भागलपुर में ना एक हिल स्कूल भी खोला गया। पर सवाल क्या था कि पहला स्कूल कहाँ खोला गया? तो पहला स्कूल, जिला स्कूल, वो पटना में खोला गया। उसके अलावा भागलपुर में एक हिल स्कूल भी खोला गया। उसके अलावा आरा में भी स्कूल खोला गया, छपरा में भी स्कूल खोला गया। उसके अलावा देखिए कि उसी साल के मतलब जुलाई 1835 में, जुलाई महीने में 1835 ईस्वी में पटना हाई स्कूल भी खोला गया। और यह जो पटना हाई स्कूल जो था, ये पहला इंग्लिश स्कूल था बिहार के अंदर, जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल के तहत खोला गया था। और बहुत अगले 10 सालों तक वो मात्र अकेला पटना हाई स्कूल रहा जहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन की पढ़ाई हुई करती थी। सवाल में हमने क्या देखा कि पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया 1835 में? वो खोला गया पटना में। किसके क्यों खोला गया? क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो रेजोल्यूशन था 7 मार्च 1835 का, वो पास हो गया। उसके अलावा पटना में ही पहला इंग्लिश स्कूल खोला गया जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल था, जिसका नाम था पटना हाई स्कूल। उसके अलावा भागलपुर में एक हिल स्कूल भी खोला गया। आरा और छपरा में भी जिला स्कूल खोले गए। अगला सवाल, पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई? किस वर्ष में हुई? तो पटना कॉलेज की स्थापना हुई 1863 में हुई, जब ब्रिटिश राज इंडिया में चल रहा था। हुआ क्या कि जो पटना यूनिवर्सिटी जो था, जो ओल्ड पटना यूनिवर्सिटी था, वो पटना यूनिवर्सिटी कब बनता है और बिहार यूनिवर्सिटी कब बनता है? वो 2 जनवरी 1952 को नया वाला जो पटना यूनिवर्सिटी देख रहे हैं ना, वो बनता है। जो इंस्टीट्यूशन था, ये बनने के बाद इसमें बहुत कुछ चेंजेस आए आगे। अगला सवाल कि 1940 में जो पटना वुमेन्स कॉलेज को बनाया गया, तो किन्होंने बनाया? तो 1940 में जब पटना वुमेन्स कॉलेज बनाया गया, वो बनाया गया जो सिस्टर्स थे एपोलिस्टे कार्मेल के, उन्होंने बनाया। तो इससे एक सवाल और क्या बनेगा कि पटना वुमेन कॉलेज को कब बनाया गया? 1940 में बनाया गया। किन्होंने बनाया? हुआ क्या था, जो एपोलोस्टिक कार्मेल थे, उनके सिस्टर्स ने बनाया। यानी कि ये क्या था? एक क्रिश्चियन कॉलेज था। ठीक है। अब देखो कुछ और बातें। जब पटना वुमेन्स कॉलेज की बात करते हैं, उसको 1940 में बनाया गया। किन्होंने बनाया? बिशप बीजे सुलिवैन, बिशप ऑफ पटना एंड मदर एम जोसेफिन ने मिलके बनाया। ये लोग कौन थे? ये लोग जो थे वो एपोलिस्टिक कार्मेल से रिलेटेड लोग थे। ये पहला इंस्टीट्यूशन था हायर लर्निंग का बिहार के अंदर, जो कि वुमेन के नीड्स को पूरा करता था। यानी कि अगला सवाल क्या था? फर्स्ट इन बिहार, जो कि वुमेन रिलेटेड एजुकेशन से डील किया करता था, जो कि 1940 में बनाया गया। अब ये जो बिशप बीजे सुलिवैन और बिशप ऑफ पटना जो फाउंडर थे पटना वुमेन्स कॉलेज के। अगला सवाल की बात करते हैं। 2020 में बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक प्रोग्राम शुरू किया डीडी बिहार के साथ। उसका प्रोग्राम का नाम क्या था? तो 9th और 10th में जो स्टूडेंट है उनके लिए ई कंटेंट। अब देखो ये हिस्ट्री का सवाल नहीं है, ये करंट अफेयर था उस साल, तो अब ये रिलेवेंट नहीं रहा। लेकिन हो सकता है ईयर पूछ दे कौन से ईयर में शुरू हुआ था, तो 1920 में शुरू हुआ था। आगे, बिहार का सबसे पुराना चर्च कौन सा है? ओल्डेस्ट चर्च ऑफ बिहार, उसका नाम है पादरी की हवेली। पादरी की हवेली क्या है? बिहार का सबसे पुराना चर्च है। ठीक है। इसके अलावा ये जो पादरी की हवेली है ना, इसका एक और नाम है जिसका नाम है संट मैरीज चर्च। तो अगला सवाल आपसे ये पूछ सकता है कि जो संट मैरीज चर्च का दूसरा नाम क्या है? तो पादरी की हवेली है। ये सबसे ओल्डेस्ट चर्च है बिहार का। और इस चर्च को ना किसी ने डिस्ट्रॉय किया था, तो उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो उस व्यक्ति का नाम है मीर कासिम। मीर कासिम ने इस पादरी की हवेली यानी कि सेंट मैरीज चर्च को डिस्ट्रॉय किया था। अब ये जो चर्च है ना, ये चर्च पहली बार कब बना था? फर्स्ट टाइम कब बना था? 1713 ईस्वी में बना था। तो ये जो पादरी की हवेली यानी कि सेंट मैरी चर्च है, ये 1713 में पहली बार बना था। ठीक है। अब इसको जो बनाया था,
करंट फॉर्म में जो अभी आप देखते हो इस चर्च को, तो उस करंट फॉर्म में जिस आर्किटेक्ट ने इसको बनाया उसका नाम है टेरिटो। क्या नाम है? TIEE टेरिटो, जो कि 1772 में इसको फिर से रिनोवेट करता है। यानी कि जो करंट फॉर्म में ये आपको जो पादरी की हवेली, जो बिहार का सबसे पुराना चर्च है, जिसको सेंट मैरिज चर्च भी कहते हैं, जिसको 1713 में बनाया गया, इसका जो करंट वाला वर्जन जो आप देखते हो उसको 1772 में बनाया गया बाई टेरिटो। यहाँ पे आपके सारे सवाल जो 70th बीपीएससी तक आए थे, और उससे पहले जितने भी बीपीएससी ने सीसी का एग्जाम लिया है और जो रिलेटेड एग्जाम्स लिए थे, उनके सारे बिहार स्पेशल हिस्ट्री के सवाल खत्म हो गए हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो चीज आएगी नेक्स्ट लेक्चर, वो रहेगा बिहार स्पेशल ज्योग्राफी के PYQs को हम डील करेंगे, और ये इंश्योर करेगा कि आपका बिहार स्पेशल अच्छे से खत्म हो जाए। तो इसका पार्ट 1 भी आप अच्छे से देख लें, पार्ट 2 भी अच्छे से देख लें, और भी कोई टेस्ट सीरीज लेके उसको प्रैक्टिस करें। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि आपको ऐसा कंटेंट और भी मिलता रहे।